लेकिन अगर वो लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया तो यहाँ पर कोई विवेकाधीन शक्ति काम नहीं करेगी, यहाँ पर तो उस व्यक्ति को अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं, आगे देखें। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। नियुक्त किए जाने हेतु दोनों में से किसी एक सदन का, किसी का भी हो सकता है, वो किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। अब वहां ये उसकी योग्यताओं में नहीं मिलेगा, आप सांसद में ढूंढने लगो। सांसद के लिए जरूरी नहीं है ना, प्रधानमंत्री होने के लिए दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि आप किसी एक सदन के सदस्य नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में देखें, आप सदस्य होना आवश्यक है, यहां पर हमने ये लिख दिया, ठीक है। अन्यथा, अन्यथा है तो आप ढंग से लिख लें, आप अन्यथा आपको नहीं लिखेंगे, अन्यथा नवनियुक्त प्रधानमंत्री जो नियुक्त हुए हैं, यदि 6 माह में किसी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं करते हैं, किसी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं करते हैं, नहीं करते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है, हटाया जाएगा। तो उन्हें प्रधानमंत्री पद से, तो उन्हें प्रधानमंत्री पद से या तो वो खुद इस्तीफा दे दे, नहीं राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त कर देगा, तो उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाया जाएगा। ये ध्यान रखें। इसका मतलब ये हो गया कि बिना किसी सदन का सदस्य बने भी आप क्या हो सकते हैं, किसी राष्ट्र मतलब भारत राष्ट्र के क्या बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ठीक है। तो आगे चले देखें, ये सर्वाधिक इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूं, आपके ध्यान में रहें। इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, मनमोहन सिंह, राज्यसभा सांसद थे। जब वो प्रधानमंत्री थे तो राज्यसभा के सांसद थे। मनमोहन सिंह तो लोकसभा के चुनाव नहीं जीत पाए हैं, अभी राजस्थान से गए मनमोहन सिंह, राज्यसभा सांसद थे, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल है, एक दो और हैं। तो आप ध्यान रखें कि यानी आपके द्वारा किसी भी सदन का पार्टिसिपेशन
या किसी भी सदन में आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए एज ए मेंबर, तब आप प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। आप समझ गए कि मैंने क्यों कहा है बने रह सकते हैं। बन तो सकते हैं लेकिन 6 महीने, मैक्सिमम कितने समय के लिए रहेंगे आप प्रधानमंत्री? फिर मैक्सिमम 6 मंथ के लिए। और अगर आपने किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण कर ली तो आप 6 माह से भी ज़्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री रह पाएंगे। ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। एक बार इसको देख लें आप। अनुच्छेद 75 पता है आपको, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न आया हुआ है। प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं या अपॉइंट होते हैं? तो ये ध्यान रख रहे हैं, प्रधानमंत्री की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। एज ए सांसद तो वो निर्वाचित होते हैं। ये ध्यान रखें, अंतर क्या है देखो, सांसद के रूप में जब आएगा, मान लो यहाँ पे ये स्थिति नहीं आ रही है, जब प्राइम मिनिस्टर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निर्वाचित होते हैं, तब वहाँ तो वो एज मेंबर के तौर पर निर्वाचित हो रहे हैं, इलेक्टेड है वो, ठीक है। लेकिन जब उन इलेक्टेड पर्सन में से किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है तो वहाँ पर क्या की जा रही है? उसकी नियुक्ति की जा रही है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जरूरी नहीं है उसका 6 महीने तो कोई प्रधानमंत्री बिना चुनाव जीते भी, लोकसभा या राज्यसभा में सदस्य बने बिना भी प्रधानमंत्री रह सकता है। तो फिर वहाँ पर निर्वाचन की भूमिका नगण्य हो गई 6 महीने के लिए कम से कम। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन वो वहाँ क्या नहीं कर सकते हैं? मनमानी नहीं कर सकते हैं। मनमानी करने का मतलब नहीं, एक तो खुद को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हो, पहली बात। ठीक है, और आगे देखें दूसरी बात, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, जिसके पास क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। अगर, अब देखो इसमें और बात ऐड करते हैं हम, यदि जिस दल के पास स्पष्ट बहुमत है, तो वहां राष्ट्रपति की इच्छा कोई मायने नहीं रखती है। वहां जो भी व्यक्ति उस बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा, या जिस व्यक्ति को उस बहुमत प्राप्त दल ने अपना नेता चुन लिया है एज ए प्रधानमंत्री, उसी व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा? प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, क्या नहीं है आपके पास? स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्या घोषित कर सकता है? प्रधानमंत्री घोषित कर सकता है। नियुक्त कर सकता है या घोषित कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि बहुमत सिद्ध नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो बहुमत सिद्ध कब करना है? जब आपको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, और वो भी कहाँ करना है? लोकसभा सदन में। ठीक है ना। ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियों के अधीन आता है? विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आता है। और जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना है उसका किसी भी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है, मैंडेटरी है ये। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए क्या हो जाएगा? किसी सदन का, देश का प्रधानमंत्री रह सकता है। और अगर 6 महीने में उसने किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं की या प्राप्त नहीं कर पाया तो उसे प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, या तो वह खुद इस्तीफा दे दे, नहीं तो राष्ट्रपति द्वारा उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जहां पर प्रधानमंत्री दूसरे सदन के सदस्य थे, यानी राज्यसभा से चुने गए। बाकी तो सारे कहाँ से आए? लोकसभा से, या लोकसभा के सदस्य बने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा आपके ध्यान में आ गया होगा, इसको देख लें एक बार बड़े ध्यान से।
आप इस तरीके से लिखें, ध्यान में करते हुए चलें, जो क्रम लिखा हुआ है उस क्रम के अनुसार चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शपथ पदावधि और वेतन। नियुक्ति पता लग गई आपको। मुख्य बात इतनी है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत उनकी नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री को शपथ प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ मतलब मैं संविधान की रक्षा करूंगा, पद की गरिमा और गोपनीयता को बनाए रखूंगा, अपने पद की गरिमा को बनाए रखूंगा, इस तरह की जो शपथ होती है, शपथ तो मैंने कह दिया, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। आपने देखा होगा लाल किले पर शपथ ग्रहण समारोह कई बार देखा होगा आपने। प्रधानमंत्री जब बने थे पहली बार तो उन्होंने कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया था माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की शपथ का जो कार्यक्रम होता है वो भी भारत के विदेश संबंधों को निर्धारित करने में या उस कार्यकाल को बहुत प्रभावी रूप से स्पष्ट तौर पर काम करने में काम आता है। हालांकि मैं जो बताना चाह रहा था वो बात थी गणतंत्र दिवस के आधार पर, ठीक है। वहाँ बुलाया गया था कई राष्ट्राध्यक्षों को। आगे चलते हैं। मैंने बताया हम क्या क्या बात कर रहे हैं, शपथ की बात कर रहे हैं, पदावधि की बात कर रहे हैं, टर्म, ठीक है। तो उस टर्म के अंतर्गत देखिए आप, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पश्चात, देखिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। मतलब यहाँ पर अंतर ये है कि एक बार बन गया तो इसे नहीं, बन ही गया, उसको हटाया नहीं जा सकता। कार्यकाल निश्चित नहीं है, अर्थात वह प्रधानमंत्री के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है, अपने पद पर बना रह सकता है। मतलब वैसे तो हमको पता है कि प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है या प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बनाया जाता है, लेकिन मुख्यतः उस लोकसभा के कार्यकाल पर निर्भर करेगा। अगर लोकसभा का कार्यकाल बीच में विघटित हो जाती है तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी स्थगित हो जाएगा, या प्रधानमंत्री अपना बहुमत खो देता है लोकसभा में या अपना विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाता है
तो भी वह अपना पद खो देगा। ठीक है, आगे देखें। सामान्यतः अब मृत्यु भी तो आ जाती है कई बार। कहीं आप कहते साहब, आप समझते भाई, कई बार ऐसे कारण भी होते हैं जहां प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा, सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल या कार्य अवधि या प्रधानमंत्री पद की कार्य अवधि कहते हैं, कार्यकाल या पदावधि 5 वर्ष होती है। ये आए हुए प्रश्न इसलिए ध्यान रखें, किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं? राष्ट्रपति के। प्रधानमंत्री नहीं, मंत्री परिषद भी व्यक्तिगत जो मंत्री परिषद में मंत्री अपने व्यक्तिगत आधार पर प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत काम कर पाते हैं। आगे देखें। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देगा। प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है। या विश्वास मत प्राप्त नहीं है, तो वह अपना पद खो देगा। तो वह अपने पद से इस्तीफा देगा। ठीक है, वोटिंग होती रहती है बार बार। उसके अलावा अन्यथा राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको बर्खास्त कर देगा, यानी जबरदस्ती वाला काम हो गया है। अब देखो यहाँ एक प्रावधान आ रहा है, बहुमत या विश्वास मत प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में विश्वास मत भी ध्यान रखें आप। एक बार सरकार बन गई, फिर उसके बाद लोगों ने अगर कहा कि हमें आपकी सरकार में विश्वास नहीं, तो ऐसी स्थिति में वापस वोटिंग होगी। वोटिंग होगी तो फिर वो उसके अगर अगेंस्ट रहते हैं ज़्यादा लोग, तो उसे अपने पद से क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। अन्यथा राष्ट्रपति उसको क्या कर देगा? बर्खास्त कर देगा। इसलिए प्रावधान किया गया है कि कई बार प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वह पद छोड़े, या ऐसा संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो जाए, मानो प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं दे, तो ऐसी स्थिति में कहा गया है कि राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है। आगे देखें। प्रधानमंत्री का वेतन संसद द्वारा क्या होता है? निर्धारित किया जाता है। प्रधानमंत्री का वेतन व भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, संसद द्वारा इन वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। इसका कारण क्या है कि अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा विवाद चल रहे होते हैं। विवाद इसलिए चल रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्र अपने वेतन भत्तों को बड़ी आसानी से बढ़वा लेते हैं। ठीक है, उन्हें किसी भी प्रकार से किसी अन्य से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और समय समय पर इनका निर्धारण स्वतः ही संसद के द्वारा कर लिया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री का वेतन बढ़ेगा तो सांसदों के वेतन में भी क्या की जाएगी? वृद्धि की जाएगी।
तो ये सारे लोग मिलकर अपने आप ही अपने वेतन और भत्तों को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, जो कि लगभग 20 लाख रुपए सालाना है वर्तमान में। ठीक है, 20 लाख रुपए सालाना का वेतन पड़ता है। प्रधानमंत्री का वेतन ये बदलते रहते हैं। अप्रैल 2018 से ये नए वेतन लागू है। उससे पहले लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ की बात कर रहे थे, वो पढ़ते थे। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने अभी प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या चर्चा कर ली कि उसकी नियुक्ति के संबंध में, उसकी भूमिका के संदर्भ में क्या उसका अस्तित्व है, और एक उसकी शपथ, पदावधि और वेतन के बारे में। अब आगे चलते हैं प्रधानमंत्री के कार्य। अब हम बात करते हैं कि देखो हमें थोड़ी सी जानकारी और होनी चाहिए। जब कांग्रेस थी, बहुमत था, तो वहाँ पर हमेशा प्रधानमंत्री के रूप में मिस्टर जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट चॉइस रहते थे, तो जनता को पता होता था। कई बार ऐसा होता है ना, अभी जिस तरह का देखो कितनी सिमिलैरिटी है, वर्तमान पीएम, हम प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, और प्रथम पीएम, अब इन दोनों में क्या सिमिलरिटी, इनको राष्ट्रपति ने नहीं बनाया है, किसी तरह के चुनाव होने के बाद डिसाइड करता है। कई बार तो क्या होता है, वर्तमान इन लोगों के तो चुनाव होने से पहले ही डिसाइडेड था कि अगर इनकी पार्टी जीतती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, ये बनेंगे। और यहाँ भी ऐसा ही तय था कि ये जब जीतती थी कांग्रेस शुरुआती वर्षों में, तब यहाँ भी निश्चित था कि ये बनेंगे। जैसे गठबंधन सरकारें आएंगी, अब गठबंधन सरकार में क्या होता है, आपको पता है कि किसी दल के पास बहुमत नहीं होता है, कुछ दल मिलकर आपस में तय करते हैं, यानी उस गठबंधन का जो नेता होगा, अब वहाँ पर उन बहुमत प्राप्त दल की तो बात ही नहीं होगी, सबसे बड़े दल को भी चुना जा सकता है। परंपरा मैंने आपको वहाँ बता रहा था, वो शायद आप और ध्यान कर लें कि वैसे तो मुख्यतः परंपरा, अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति में जो परंपरा है वो परंपरा ये है कि जो सबसे बड़ा दल होगा उस दल के नेता को आमंत्रित किया जाएगा सरकार बनाने के लिए। फिर वो व्यक्ति बाद में शपथ ग्रहण करने के बाद जब उसका विश्वास मत आएगा या बहुमत की बात तय होगी, तब वो वहाँ सिद्ध कर देगा और वो प्रधानमंत्री रह जाएगा। गठबंधन सरकार में ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे इंदिरा गांधी की डेथ हुई तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो पहले अब संसदीय दल का नेता किसको बनाते, ये भी तय नहीं था, तो वहाँ पर तुरंत राजीव गांधी को क्या बना दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया। फिर बाद में उनको उनकी जो दल था उसका बाद में बनाया गया, प्रधानमंत्री पहले बने और बहुमत प्राप्त दल के नेता बाद में बने। तो स्थितियाँ भारत में निरंतर बदलती रहती हैं। जब बहुमत प्राप्त दल सरकार में है तो उसके कार्य करने का तरीका, उसका दायित्व, उसकी जिम्मेदारियां या उसकी शक्तियां थोड़ी सी अलग होती हैं, यानी ज़्यादा पावरफुल होता है वो। लेकिन अगर किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की भूमिका थोड़ी सी क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है, क्योंकि उसे उन सब के बीच समन्वय बनाने का कार्य करना होता है। तो वहाँ विभागों के बंटवारे को लेकर कई बार कई प्रकार की चुनौतियाँ सामने आ जाती हैं। आगे चलिए, आप आगे देखते हैं हम। अब हम चर्चा करने वाले हैं इनके कार्यों और शक्तियों के बारे में। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां, उनकी चर्चा करेंगे। ये लिख देता हूं मैं, लगभग वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी को हटाया जा चुका है एक बार, 1 वोट से हार गए थे वो। विश्वास मत प्राप्त करने के लिए जो साधारण बहुमत चाहिए था उसका 1 वोट कम था।
तो आप जब इस घटना को और देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि एक एक वोट कितना मायने रखता है। तो ध्यान कर ले, शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। पद गोपनीयता, संविधान में निष्ठा, इस प्रकार का शपथ का क्या रहता है? उनका प्रारूप रहता है। ठीक है। कार्यकाल वैसे तो निश्चित नहीं है, क्योंकि किसकी? राष्ट्रपति के, किसके? राष्ट्रपति लिख देते हैं हम यहां। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। फिर भी कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 साल का सामान्यतः। 5 साल से पहले भी मैंने कहा लोकसभा पर भी डिपेंड करता है। लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा कर रही है तो प्रधानमंत्री भी 5 साल पूरा कर सकते हैं अगर बदलाव नहीं हो रहा है, पूर्ण बहुमत की सरकार है या संसदीय दल का नेता के रूप में वो 5 साल रह सकते हैं। अगर लोकसभा का विघटन समय से पूर्व हो रहा है तो प्रधानमंत्री को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, या प्रधानमंत्री विश्वास खो देता है या उनकी जो बहुमत प्राप्त दल है उस दल की में किसी प्रकार का कोई विघटन हो जाता है, पार्टी विखंडन हो जाता है या किसी प्रकार की कोई आपदा आती है, तो भी कई बार समय से पहले लोकसभा के चुनाव होते हैं। और लोकसभा के चुनाव समय से पहले होने के कारण प्रधानमंत्री को अपने पद से क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ जाता है। अब आगे चलते हैं हम प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। लोकसभा में इस्तीफा देना पड़ेगा कि विश्वास मत खो दिया है, नहीं अन्यथा राष्ट्रपति क्या कर देंगे? उसको बर्खास्त कर देंगे। प्रधानमंत्री के वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। वर्तमान में कितना है? लगभग 20 लाख रुपए सालाना। अगर राष्ट्रपति का वेतन मैंने आपको नहीं बताया है तो इसको फिर एक बार यहां भी ध्यान कर लें। 5 लाख रुपए पर मंथ है। अगर हमने राष्ट्रपति पढ़ा और उसमें ध्यान नहीं दिया आपने या मैंने नहीं लिखवाया आपको तो ये ध्यान कर लें। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, पढ़ें इसको ध्यान से देखें। आप जितना दिमाग में बैठाते हुए चलेंगे शॉर्ट में आराम से एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ध्यान रहेगा। शपथ, जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आपके ध्यान में रहना चाहिए। राष्ट्रपति की पदावधि क्या होती है? आपके ध्यान में रहना चाहिए। राष्ट्रपति का वेतन क्या है? आपको ध्यान में रहेगा। तो जब अगले व्यक्ति को आप रखेंगे तो आपके लिए वो काम क्या हो जाएगा? ईजी भी हो जाएगा। तब फिर आपको ध्यान रहेगा कि जैसे प्रधानमंत्री की भूमिका रहती है अन्य मंत्रियों के निर्वाचन में, ऐसे ही राष्ट्रपति दिलाता है फिर आगे के जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति उनको शपथ दिलाता है, प्रधानमंत्री को और मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों को भी। पदावधि सेम है दोनों की, वेतन में अंतर है दोनों के, हटाए जाने के तरीके में अंतर है। ठीक है। महाभियोग आता है राष्ट्रपति पर और यहाँ पर विश्वास मत खोने के आधार पर उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं कार्य और शक्तियां। अब हम आगे चलते हैं, अपना जो कार्य है कार्य और शक्तियों को करते हैं। देखें प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, हमने प्रधानमंत्री को सैलरी दे दी है। अब प्रधानमंत्री को सैलरी दे दी गई है तो प्रधानमंत्री कुछ कार्य भी करेंगे। उन कार्यों को देखते हैं क्या क्या कार्य हैं प्रधानमंत्री के।
चलिए, प्रधानमंत्री की जो शक्तियां और जो कार्य हैं उनका उल्लेख हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं, या निम्न हेडिंग्स के अंतर्गत हम उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, जैसे कि पहला काम तो हम करेंगे उनका मंत्रिपरिषद के संदर्भ में क्या दायित्व है या क्या शक्तियां उनके पास उनको प्राप्त है। दूसरी हम बात करेंगे राष्ट्रपति के संदर्भ में। तीसरी बात हम करेंगे संसद के प्रति। चौथी बात हम कर सकते हैं राज्यों या राज्य परिषद जो है किस तरह का दायित्व है या किस तरह की उनकी भूमिका है। और अन्य कार्यों और शक्तियों के अंतर्गत हम अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो वैदेशिक कार्य, विदेश नीति से संबंधित, या कृपा पात्र या नियुक्ति के संदर्भ में अगर देख लें हम, ठीक है, या हम देख लें कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के मुखिया के अलावा इनका एक जनता के प्रति जो प्रतिनिधित्व या दायित्व की भावना है, क्योंकि अंततो गत्वा या अंतिम जवाबदेही किसके प्रति है? इनकी जनता के प्रति। तो इसलिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए हमें ये ध्यान रखना होगा कि प्रधानमंत्री किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण पद है और कब कब, जैसे हमने बात कर चुके हैं, हम राष्ट्रपति तो संकट काल में बेहद पावरफुल हो जाते हैं और पहले भी थे। 44वें संविधान संशोधन के पहले तो बहुत अत्यधिक पावरफुल भूमिका थी राष्ट्रपति की कि वे प्रधानमंत्री के निर्देश या स्वयं भी या संसद के आधार पर युद्ध के प्रारंभ और अंत किए जाने की क्या कर सकते हैं? घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। तो मंत्रिपरिषद के प्रति क्या, ये 2-4 हेडिंग मैंने आपको लिखवाई, इनको ध्यान रखें। अब हम 1 बाय 1 काम करेंगे। मंत्रिपरिषद के रूप में या मंत्रिपरिषद के लिए प्रधानमंत्री की निम्न शक्तियां होती हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात देखें, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्री पद के मंत्री पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों का नाम सजेस्ट करता है, यानी उनके नाम की सिफारिश करता है, नामों की सिफारिश करता है। क्योंकि हमने अनुच्छेद 75 में भी पढ़ा था कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के नाते नाम कौन बताएगा? प्रधानमंत्री बताएगा राष्ट्रपति को। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद प्रधानमंत्री
मंत्रियों को संबंधित विभाग का आवंटन करता है। संबंधित विभागों का आवंटन करता है। अब यहाँ पर एक मंत्री को दो दायित्व भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि हम बातें करेंगे आगे। राज्य मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं और उप मंत्री होते हैं। संबंधित विभागों का आवंटन करता है, वो डिसाइड करता है कि किस मंत्री को क्या डिपार्टमेंट दिया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा मंत्री परिषद में बदलाव भी किए जा सकते हैं। बदलाव भी किए जा सकते हैं, अर्थात मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन, या उन्हें मंत्री पद से हटाया जाना। अब आप एक बात ध्यान रखें, क्या मंत्री पद निर्धारित किया जाता है उसके बाद डिसाइड थोड़ी होते हैं। ऐसा थोड़ी कोई किसी ने कह दिया भाई मैं विदेश मंत्री बनूंगा इसलिए मुझे वोट दो और मैं जीत जाऊंगा। कभी सुना है आपने? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रधानमंत्री पद के लिए जरूर दावेदारी निश्चित की जाती है कि हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार मिस्टर ये होंगे, और जनता अगर उनको पसंद करती है तो भरपूर वोट मिलते हैं तो अंत में वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन भी जाता है। लेकिन मंत्रियों में इस तरह का पूर्व घोषणा नहीं होती है कि मैं फलाने जी ये मंत्री बनूंगा, या मैं जीत गया तो मुझे ये मंत्री पद दिया जाना चाहिए, या मैं तभी चुनाव लड़ूंगा जब मुझे ये मंत्री पद दिया जाए। इस तरह की घोषणाएं नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि ये किसका विशेषाधिकार है? प्रधानमंत्री का। देखें आप, हटाया जाना। आगे देखें अब, मंत्री परिषद के डिपार्टमेंट के आवंटन और उसके हटाए जाने के बाद मंत्री परिषद अब कार्य करेगी। मंत्री परिषद के विभाग निर्धारण के बाद मंत्री परिषद में समन्वय स्थापित करना भी प्रधानमंत्री का दायित्व है। प्रधानमंत्री का दायित्व है। ठीक है, आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसा नहीं वो अब यहां से एक एक स्टेज हम आगे जाते जा रहे हैं, तो आप उस स्टेज का ध्यान रखें। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन उसका विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार है, लेकिन कब? ये तो आपको पता है, स्पष्ट बहुमत के समय। गठबंधन होगा तो फिर इसकी भूमिका क्या होती है? थोड़ी सी बदल जाती है। अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है तो आप जानते ही हैं, जो दल साथ आएंगे वो निर्धारित करेंगे कि किस प्रकार से कार्य किया जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पोजीशन है, वो देखें आप। प्रधानमंत्री द्वारा यदि इस्तीफा दे दिया जाए
तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का भी क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। इसीलिए इनके लिए कहा जाता है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में यही तो कमी है। क्या कहा जाता है कि ये एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूब जाते हैं। मंत्री द्वारा इस्तीफा देने पर तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का भी क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, यानी उसे भी क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके ध्यान में ये बातें आ जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यानी एक प्रधानमंत्री इस्तीफा देगा तो कोई व्यक्ति रहेगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। किसके लिए कहा जाता है ये, इस मंत्रिपरिषद वाली जो व्यवस्था है उसके लिए कहा जाता है। अब आप देखें रिवाइज अगर आप कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति किए जाने वाले नामों का कौन देता है, नामों की सिफारिश कौन करता है, प्रधानमंत्री। फेर बदल कर सकता है और क्या करेगा, अंत में उनको हटा भी देगा। और ये उनके विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। किसी भी व्यक्ति को, जैसे राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है या प्रधानमंत्री बनाए जाने की सिफारिश कर सकता है, तो मंत्री को परिषद में भी किसी को भी स्थान देना प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार माना जाता है। ये तो मंत्रिपरिषद के प्रति जो दायित्व थे वो हो गए हैं, इनको आप ध्यान से याद कर लें, बहुत काम की चीज़ है ये। अब दूसरा देखेंगे हम, राष्ट्रपति के प्रति क्या दायित्व रहते हैं मिस्टर प्रधानमंत्री के। आगे चलें। निम्न, ये क्या करें, ये थोड़ा सा आकर्षण पक्ष ज़्यादा है इस साइड। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के मध्य
कड़ी का कार्य करता है। ठीक है, इसी कारण उसके निम्न दायित्व निर्धारित हैं। निम्न दायित्व निर्धारित किए गए हैं। दो मेनली दायित्व हैं प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के संदर्भ में। कितने दायित्व हैं? दो। अब वो दायित्व नहीं है सूचना देने के संदर्भ में या राष्ट्रपति के द्वारा स्वतः ही कोई सूचना प्राप्त की जाए, या आपकी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का क्या मतलब होता है? जैसे आपके पेरेंट्स हैं तो या तो आप घर से कहीं जा रहे हैं तो उन्हें इन्फॉर्म कर दें, ठीक है, या फिर वो स्वतः भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो। आपके रूप में देखें तो आपका दायित्व है कि आप उनको बताकर जाएं, या उनका भी कर्तव्य है कि वो आपसे पूछें कि आप कहाँ जा रहे हैं। कुछ इसी तरह का ये संबंध है इन दोनों के बीच में। ठीक है, वो कैसे देखें आप। पहले तो क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री द्वारा प्रशासन या विधि निर्माण के विषय में किए गए कार्यों के बारे में या विचार, कुछ भी हो सकते हैं, करने से पूर्व, ठीक है, या करने के बाद, कार्य के संदर्भ में मंत्री परिषद की मंशा यानी इच्छा या क्या उसका इरादा है, मंत्री परिषद की इच्छा या मंशा से राष्ट्रपति को अवगत कराना। राष्ट्रपति को अवगत कराना यानी राष्ट्रपति को ये बताया जाना चाहिए कि मंत्री परिषद क्या चाहती है। विधि निर्माण भी हो सकता है, और प्रशासन के संदर्भ में यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के संदर्भ में जो भी निर्णय या डिसीजन किए जाने हैं, उन निर्णयों या डिसीजंस के बारे में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री बताएगा। आप ये ध्यान रखें कि मंत्री परिषद का कोई पर्सनल मंत्री प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना किससे नहीं मिल सकता, या प्रधानमंत्री के अलावा कोई मंत्री अगर राष्ट्रपति से मिलेगा तो उसे प्रधानमंत्री की सहमति लेना आवश्यक है। ये बात ध्यान रखें। बिना प्रधानमंत्री की परमिशन से मंत्री विशेष राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद के प्रमुख या मुखिया के तौर पर जो भी जानकारी चाही गई है या जो भी मंशा बताई जाएगी, वो मंशा प्रधानमंत्री के माध्यम से ही राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, आगे चलें। इसके अंतर्गत हम क्या कह रहे हैं, संघ की कार्यकारी या न्यायिक का मतलब विधि निर्माण, विधि निर्माण से संबंधित जो कार्य हैं उनके बारे में संदर्भ में किए जा रहे या जो किए जा चुके हैं या जो किए जाने वाले हैं आगे प्रावधानों के संदर्भ में प्रावधानों की सूचना मांगे जाने पर उपलब्ध करवाना।
राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाना। ये किसका दायित्व है? ये दायित्व है प्रधानमंत्री का। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। आगे चले, ऐसा कोई प्रावधान जिसके बारे में मंत्री ने तो निश्चित कर लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, यानी दो तरह के विवाद। ऐसा कोई विनिश्चय यानी आप समझ सकते हैं यदि किसी संबंधित डिपार्टमेंट का अगर मंत्री है तो वह ज़्यादा कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वे प्रधानमंत्री के अन्यथा भी अपनी राय रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कैबिनेट जिस भी डिपार्टमेंट का जो प्रमुख मंत्री है, कैबिनेट जो मंत्री है, उसे पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि वह अपने डिपार्टमेंट के कार्यों को करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक है। जो संबंधित मंत्री द्वारा किसी विषय, मतलब जो उसके डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, द्वारा किसी विषय में किया गया है कि मैं ऐसा करूंगा। विनिश्चय का मतलब क्या हो गया कि उसने ये कर लिया डिसाइड कि मैं ऐसी कोई योजना लाऊंगा या ऐसा कोई कार्य करूंगा। ठीक है। उसके बारे में द्वारा किसी विषय में किया गया है जहां मंत्रिपरिषद का निश्चय किया जाना बाकी है। मंत्रिपरिषद का विनिश्चय किया जाना शेष है। तो ऐसी जानकारी या ऐसे विषय की जानकारी राष्ट्रपति को देना। ठीक है। ये मुख्य कार्य हैं जिनको प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के संदर्भ में किया जाना चाहिए। और ये मैंने आपको पहले ही बताए थे, कौन से अनुच्छेद में थे? 78 में, अनुच्छेद 78। ठीक है। उसमें ये 3 काम बताए गए। तो आप ये ध्यान रखें कि कोई भी, मतलब राष्ट्रपति, पहला तो प्रधानमंत्री का दायित्व है कि जो भी विनिश्चय मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं उन सभी विनिश्चयों की जानकारी किसको दी जाए? राष्ट्रपति को दी जाए। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति स्वयं भी प्रशासनिक या कार्यपालिका संबंधी जो कार्य हैं, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के कार्यों के संदर्भ में खुद भी सूचना मांग सकता है प्रधानमंत्री से। ठीक है। उसके अलावा आगे क्या बात है कि ऐसा कोई डिसीजंस या ऐसा किसी विषय के संदर्भ में ऐसा कोई डिसीजन ले लिया गया है या विनिश्चय कर लिया गया है मंत्री विशेष के द्वारा, लेकिन अभी मंत्रिपरिषद के द्वारा उस पर चर्चा नहीं की गई है या सहमति के लिए उसको प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो ऐसे विषय में जहां अगर राष्ट्रपति द्वारा उसकी अपेक्षा की जानी है या राष्ट्रपति चाहता है उस विषय में अपनी राय देना, तो ऐसे विषय को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख दिया जाता है या राष्ट्रपति के विचार करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जवाबदेही है राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि अंत में सब कुछ राष्ट्रपति पर ही निर्भर करेगा। अगर आप यहाँ सहमति नहीं लेते हैं तो आगे आपको दिक्कत आ सकती है। आगे चलें। यहाँ शॉर्ट में इसको ध्यान कर लें। मंत्रिपरिषद की मंशा राष्ट्रपति को बताई जाएगी, सूचना मांगे जाने पर राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा और मंत्री द्वारा किसी विनिश्चय की जानकारी किसको दी जाएगी? राष्ट्रपति को, ताकि वो राष्ट्रपति क्या करे? उस पर विचार करे, क्योंकि अंत में किसके पास जाएगा? ये राष्ट्रपति के पास। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये तो एक प्रकार का काम हुआ, या हम दूसरा कह देते हैं 78 में जो था वो तो ये हो गया।
ऐसा एक और कार्य है राष्ट्रपति के संदर्भ में, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नियुक्तियों के संदर्भ में, नियुक्ति के संदर्भ में उचित परामर्श देगा, उचित परामर्श देता है। ठीक है। अब जैसे कौन कौन हो गए, राज्यपाल हो, वित्त आयोग हो, वित्त आयोग का गठन जब होगा, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य हों, इलेक्शन कमीशन हो, ये इसकी जवाबदेही है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, अपनी सजेशंस देगा। किसको, राष्ट्रपति को। इसके अलावा वो भी है, क्या नाम था उनका, महान्यायवादी, कैग। इन सब के संदर्भ में राष्ट्रपति क्या देता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से क्या लेता है, सलाह ले सकता है। और प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि वह उन्हें उचित सलाह दे। आगे चलते हैं। संसद के प्रति प्रधानमंत्री संसद के प्रति जवाबदेह, ध्यान रखें। इसके अलावा वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आयोजित करने, सत्रावसान करने, सिफारिश करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को यहाँ पर मतलब लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं, संसद का एक विघटन यानी लोकसभा का। अब ये समय से पूर्व होगा तब भी कर सकता है, और कार्यकाल पूरा होने के बाद करेगा तब तो होगा ही। ठीक है। कई बार 5 साल पूरे होने से पहले भी कह दिया जाता है कि आप क्या करें, लोकसभा को क्या कर दें, विघटन कर दें। और प्रधानमंत्री संसद के पटल पर सरकार की नीतियों या घोषणाओं को क्या करता है, रखता है। आपने देखा होगा ना, राष्ट्रपति भाषण देते हैं, सरकार की नीतियों को रखता है। ठीक है।
तो ये संसद के प्रति इनके दायित्व हैं। दोनों सदनों में जाकर प्रश्नों के जवाब देने पड़ते हैं। किसको? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सॉरी। प्रधानमंत्री कहता है कि ये कार्य होने चाहिए थे, या किसी भी संबंधित प्रधानमंत्री से कोई संबंधित मैटर है, प्रधानमंत्री के पास कोई विभाग है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री संसद के प्रति क्या है? जवाबदेह है। ठीक है, ये संसद के प्रति इनके कार्य हो गए मिस्टर प्रधानमंत्री के। आप ध्यान रखें इनको। अब यहाँ पर मैंने अलग से कहा नहीं है, प्रधानमंत्री को लोकसभा का नेता भी कहते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री लोकसभा में सरकार का प्रतिनिधि भी होता है, या संसद में सरकार का क्या करता है? वो प्रतिनिधित्व करता है। मतलब इसकी जवाबदेही जो मैंने आपको वहाँ पहले बता दिया। ठीक है, और लोकसभा के प्रति ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो यहाँ पर हमने कह दिया कि वो उसका नेता भी है। प्रधानमंत्री लोकसभा का क्या है? नेता कहलाता है। संसद का नेतृत्व भी करता है वो, दोनों सदनों को अपने अनुसार चलाने का काम करता है। कौन? प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री की ज़्यादा भूमिका होती है संसद या सदन के संचालन में। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं संसद के प्रति मिस्टर प्रधानमंत्री के। आगे चलते हैं। अन्य कार्य कह दूं या विदेश नीति का निर्धारण करने में? अन्य कार्य व शक्तियां। प्रधानमंत्री विश्व में राष्ट्र, तो भारत है तो भारत राष्ट्र, विश्व में भारत राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। भारत राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ साथ वह विदेश नीति का भी आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्र के जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने विदेश मंत्रालय अपने पास
रखा था। इसका मतलब वह जानते थे कि प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें विदेश नीति का भी क्या करना होगा, पालन करना होगा। वह विदेश नीति को महत्वपूर्ण स्वरूप प्रदान करता है खुद के पर्सनल गाइडेंस में, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति या भारत विदेश नीति का जनक मानते हैं। का जनक माना जाता है, जो कि क्या थे, प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, यानी जितने भी विदेशी राष्ट्रों के साथ संधियां या समझौते होंगे उनका निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा। आगे चलें। दूसरी जो अन्य कार्य और शक्तियां हैं उनका संदर्भ किसमें है कि प्रधानमंत्री अपने विवेकानुसार राष्ट्रपति को, वहां तो दायित्व की सलाह देगा, अब यहां पर क्या है, राष्ट्रपति को राज्यपाल वित्त आयोग कैग यूपीएससी नाम सिफारिश करता है। जो कि इसके क्या होंगे, कृपा पात्र विश्वास पात्र व्यक्तियों को ही उपलब्ध होंगे। बटरिंग वाला काम नहीं है, ऐसा भी नहीं समझिए, लेकिन प्रधानमंत्री चाहेगा जिस व्यक्ति का नाम सजेस्ट करेगा। इससे क्या है कि प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो निर्धारित करेगी उस व्यवस्था को। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि प्रधानमंत्री का नियंत्रण